वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का ही पार्ट है एक तरीके से। कैसे है वो देखते हैं। और प्लेज क्या है, क्या क्या इसके अलग अलग लीगल डिमेंशंस है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब हम बेलमेंट ऑफ गुड्स करते हैं किसी तरह के डेट के पेमेंट को सिक्योर करने के लिए या कोई प्रॉमिस पूरा करवाना है, उसके सिक्योरिटी के रूप में हम कोई गुड्स बेल करते हैं, तब उसको हम प्लेज कहते हैं। तो बिल्कुल सरल भाषा में आपने सुना होगा, हिंदी में हम कहते हैं गिरवी रखना। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है मनी लेंडिंग का, जहाँ पर लोग साहूकार से पैसे लेते थे, तो वहाँ क्या होता था, अगर आप पैसे उधार लेना चाहते हो तो उसके बदले में आपको अपना कोई कीमती सामान उसके पास, उस साहूकार के पास, मनी लेंडर के पास रखना होता था, ताकि वो मनी लेंडर ये इंश्योर कर सके कि आप उसके पैसे जो आपने उधार लिए हैं वो उसको आप वापस चुकाओगे। और अगर आप वापस नहीं चुका पाओगे पैसे, तो आपने जो सामान गिरवी रखा है उसको बेचकर वो अपने डेट को रियलाइज कर लेगा। मतलब उसको बेचकर वो अपने पैसे निकाल लेगा जो उसने उधार पे दिए थे। तो इसी रिलेशनशिप को हम प्लेज कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बेलमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है। आपने किसी से उधार लिया और उस उधार के बदले में अपनी कोई सामान, अपनी कोई वस्तु आपने उस पर्सन के पास रख दी कि जब मैं पैसे चुका पाऊंगा तब मैं इसको ले जाऊंगा, अगर नहीं मैं पैसे चुका पाया तो तुम उसे बेचकर अपने पैसे वापस ले लेना। इस रिलेशनशिप को हम प्लेज कह रहे हैं। तो प्लेज जो है वो हमेशा मूवेबल गुड्स का होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे इमूवेबल गुड्स का प्लेज नहीं हो सकता है। प्लेज हमेशा ही मूवेबल गुड्स का होगा। पॉनर क्या है? जो पर्सन प्लेज कर रहा है, बेलर। और पॉनी कौन है? जो पर्सन पैसे देकर प्लेज ले रहा है, ठीक है, वो है बेली। मतलब उधार लेने वाला पॉनर है और उधार देने वाला पॉनी है, क्योंकि उधार देने वाले के पास सामान रखा जाएगा तो वो पॉनी है, और जो पैसे ले रहा अपने सामान को देकर वो पॉनर है। तो यहाँ पर जो पूरा एम्फेसिस है ये किस तरीके से बेलमेंट से डिफरेंट है, वो सिर्फ इसी में है कि ये गुड्स को गिरवी रखा जा रहा है या गुड्स का बेलमेंट हो रहा है, किस लिए? पेमेंट के सिक्योरिटी के लिए, जो डेट लिया गया है उसकी सिक्योरिटी के लिए, या कोई पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस को करवाने के लिए। ये भी है कि जो प्लेज है उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन नहीं करता है, लेकिन हमें पता है कि बेलमेंट क्या है। एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उन सब के हिसाब से हम डिराइव करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के एसेंशियल्स क्या क्या है, क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ बेलमेंट है, जहां पर किसी काम को करवाने के लिए या पैसे जो उधार दिए गए उसको वापस वो मिल जाए, उसकी सिक्योरिटी के लिए बेलमेंट किया जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम प्लेज कह रहे हैं। अब और क्या क्या इस पे अप्लाई होता है, तो एक वैलिड बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी अप्लाई होता है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, वो सारी चीजें यहाँ पे होने चाहिए। साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट को जो वैलिड बनाते हैं, जो जो एसेंशियल एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स भी होने चाहिए। तो अगर शॉर्ट में हम देखें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बेलमेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, जहां पर सामान को क्यों बेल किया जा रहा है, ताकि या तो पेमेंट सिक्योर किया जा सके, पेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। और यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज क्या होता है, हमेशा मूवेबल गुड्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया। अगर इमूवेबल गुड्स का प्लेज है, इमूवेबल गुड्स मतलब जमीन, घर, इस तरह की चीजें अगर प्लेज की जा रही है, उसको गिरवी रखा जा रहा है, तो उसको हम मॉर्गेज कहते हैं, वो प्लेज नहीं है, ठीक है। सिर्फ जब हम मूवेबल गुड्स की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कोई ज्वेलरी रखकर पैसे उधार लिए, तो वो प्लेज है। अब यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, प्लेजर से प्लेजी को या पॉनर से पॉनी को गुड्स जो है वो डिलीवर किया जाना चाहिए, ठीक है। अब डिलीवरी कैसे कैसे होती है, ये मैंने आपको बेलमेंट के टाइम पर बताया था, एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो या तो ज्वेलरी देना है, तो या तो जिसका ज्वेलरी है जो वो उधार लेना चाहता है, वो प्लेजी को कहे कि मेरे पास ये गोल्ड बैंगल है, ये तुम रख लो और इसके बदले में मुझे 60,000 का लोन दे दो, तब ये वैलिड प्लेज है। या फिर बैंक अकाउंट में लॉकर्स होते हैं, उस लॉकर में
वो गोल्ड बैंगल रखा हुआ है, ठीक है? और ये डीड एग्जीक्यूट कर दिया जाए, ये अग्रीमेंट कर लिया जाए पॉनर पॉनी के बीच में कि ये जो गोल्ड बैंगल है उसको मैं तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, और अगर मैं ये डेट नहीं चुका पाऊंगा तो तुम उसको बेचकर अपने पैसे रियलाइज कर सकते हो, पैसे वापस ले सकते हो। तो दैट विल ऑल्सो बी अ वैलिड प्लेज। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि गुड्स प्लेज शुड बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? जो गोल्ड बैंगल के बदले डेट लिया जा रहा है वो गोल्ड बैंगल इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में लोन लेने वाला गोल्ड बैंगल खरीदेगा तब उसको वो सिक्योरिटी बनाएगा, वो नहीं हो सकता है। गुड्स पहले से इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए जिसको प्लेज किया जा रहा है। या फिर अगर पर्सन को पता नहीं है बैंक अकाउंट से, बैंक लॉकर से वो गोल्ड बैंगल गायब हो चुका है या उसकी वाइफ ने पहले ही वो उसको बेच दिया है, तो वो क्या है, गुड्स इन एग्जिस्टेंस नहीं है और उस पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज नहीं बन सकता है। लेट्स कंसिडर बी जो है ये प्लेजी है, ठीक है? ये पैसे उधार देने वाला है, किसको दे रहा है? ए को दे रहा है। अब ए जो है इसने पहले लिया 20,000, ठीक है? पहले 20 लिया और इसके बदले इसने अपना एक वॉच, ठीक है, वॉच रख दिया गिरवी, वॉच प्लेज करके उसने 20,000 लिया। अब ए ने 20,000 में से 10,000 रिटर्न किया है और उसके बाद एक नया लोन ले लेता है बी से 30,000 का। तो ये वॉच क्या बी रख सकता है 20,000 रिटर्न कर, अगर ए पूरा का पूरा 20,000 रिटर्न कर दे तब क्या बी इस वॉच को रख सकता है इस 30,000 के लिए? क्या 30,000 पे भी ये वॉच एज अ प्लेज अप्लाई होगा? ये तभी अप्लाई होगा जब ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ हो कि आगे भी जो लोन्स लेगा ए बी से उस सब पे ये वॉच प्लेज किया जा रहा है, सबके लिए वॉच जो है वो प्लेज है, तभी हो सकता है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉनी इज राइट टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस। पॉनी को कोई भी अगर खर्च हुआ है उस गुड्स के देख रेख में तो उसको वो पॉनर को सू करके ले सकता है। मतलब यहाँ पर लेट्स से वॉच को हटाकर हम काऊ कर देते हैं। ए ने प्लेज क्या किया, काऊ को प्लेज किया 20,000 रुपीज के लिए। अब काऊ के देख रेख में ऑब्वियसली खर्च आएगा, तो जब तक ए 20,000 नहीं लौटाएगा तब तक बी के पास काऊ होगा, काऊ बी के पास रहेगी, और जब काऊ को वापस करना होगा तो उसको खिलाने पिलाने का जो एक्सपेंडिचर आया बी को वो किससे वो लेगा? वो लेगा ए से, ठीक है? इसको ही हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस कह रहे हैं। अब ये जो एक्सपेंडिचर है इट विल बी इन एडिशन टू 20,000 रुपीज, ये 20,000 रुपीज में इंक्लूडेड नहीं होगा। 20,000 रुपीज के अलग से गाय को रखने के लिए जो खर्च हुआ है वो भी बी ए से लेगा, ये सेक्शन 175 कह रहा है। और जहां पर ऑनर जो है वो डिफॉल्ट कर रहा है, वो अपना लोन टाइम पर नहीं चुका रहा है, डेट नहीं टाइम पर चुका रहा है, तो वहां पर पॉनी के पास क्या राइट है कि वो सू कर सकता है डेट के लिए पॉनर को, या फिर नोटिस देकर कि तुम अगर इतने दिनों के विद इन लोन नहीं वापस लो कर रहे हो तो मैं तुम्हारा जो प्लेज किया हुआ गुड्स है उसको मैं बेचकर अपने पैसे रियलाइज कर लूंगा, ठीक है, अपने पैसे वापस ले लूँ। लेकिन सेलिंग ऑफ गुड्स नोटिस देने के बाद ही किया जा सकता है। नोटिस देने के बाद भी अगर पैसे नहीं मिले पॉनी को तो वो गुड्स को सेल करके अपने पैसे वापस ले सकता है। से जो पर्सन उधार ले रहा है उसका क्या राइट्स है? तो उसका जो बेलर का राइट्स होता है वो सारा राइट्स है उसका, उसका गुड्स के ऊपर ओनरशिप होता है, गुड्स का प्रॉपर केयर होना चाहिए, वो केयर एक्सपेक्ट करेगा पॉनी से। अगर नहीं केयर किया है पॉनी ने और उसकी वजह से गुड्स को कुछ डैमेजेस होते हैं तो वो उन सारी चीज़ों के लिए वो सू कर सकता है पॉनी को। उसके बाद 177 में राइट ऑफ रिडेम्पशन है, और अगर पॉनर डिफॉल्ट करता है मतलब जो टाइम था कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने का उस टाइम पर वो लोन नहीं चुका पाया, डेट नहीं चुका पाया, फिर भी वो बाद में रीपे करके, मतलब ऑब्वियसली पॉनी के साथ में नेगोशिएट करके वो डेट पे करके अपने सामान को वापस लेकर जा सकता है, ठीक है? एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस जो अभी हमने देखा वो पॉनर को पे करना होगा, और अपने डेट को पे करने के बाद ही वो जो सामान उसने गिरवी रखा था उसको वापस लेकर जा सकता है। ड्यूटीज, पॉनी की क्या क्या ड्यूटीज है? पॉनी मतलब जो उधार दे रहा है उसकी क्या क्या ड्यूटीज है? जनरली जो बेलर का ड्यूटीज होता है, सॉरी बेली का ड्यूटीज होता है वो सारा होगा। रीजनेबल केयर लेना, अनऑथराइज यूज नहीं करना, ठीक है? जैसे हमने काऊ का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, काऊ को अगर प्लेज किया गया है
तो काऊ को सिर्फ एज अ प्लेज रखा जा सकता है, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन वो पर्सन क्या कर रहा है काऊ से और दूसरे दूसरे काम करवा रहा है अपने खेत में, तो दैट इज अनऑथराइज्ड यूज। ठीक है, उसके लिए पॉनर पॉनी को सू कर सकता है। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स व्हेन द डेट हैज बीन रीपेड, जब डेट उसको अपना वापस मिल गया उधार, तो उसकी ड्यूटी है कि जो गुड्स बेल किया गया था एज प्लेज उसको वापस दिया जाए। अपने गुड्स के साथ में गुड्स प्लेज को मिक्स नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ना हो, उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं करना है। और ड्यूटी टू रिटर्न एक्विजिशन टू द गुड्स, जो हमने बेलमेंट के केस में एग्जांपल देखा है कि गाय के साथ में अगर उतने टाइम पर बछड़ा पैदा होता है तो उसको भी पॉनी पॉनर को रिटर्न करेगा। तो पॉनी की ड्यूटीज वही सब है जो एक बेली की ड्यूटीज होती है। ड्यूटीज है, सबसे पहले तो उसको अपना डेट चुकाना है टाइम पर, उसके बाद से वो पॉनी को कॉम्पनसेट करेगा, उसके गुड्स के देख रेख में, पॉनी प्लेज किए हुए गुड्स के देख रेख में पॉनी को जो खर्चा है उसके लिए पॉनर उसको कॉम्पनसेट कर सारे पैसे वापस लौटाएगा। अगर गुड्स रिस्की है तो उससे रिलेटेड जो रिस्क है वो भी उसको पॉनी को डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, लेट्स से एक डॉग को अगर पॉन किया जा रहा है, प्लेज किया जा रहा है, तो वैसे सिचुएशन में अगर डॉग बहुत ज़्यादा फेरोशियस है, किसी को भी तुरंत अटैक करता है, या कोई ऐसा डिजीज है डॉग को जो कि कम्युनिकेबल है, तो इस तरह की चीज़ें ये सब पॉनर को पॉनी को डिस्क्लोज करना होगा। अगर कोई पॉनी के वजह से कोई लॉस पॉनर को, सॉरी पॉनर की वजह से कोई लॉस पॉनी को होता है डिफेक्ट इन टाइटल की वजह से, तो वहां पर भी पॉनर इंडेमनिफाई करेगा पॉनी को। और पॉनी जब सामान को बेच देगा, जब पॉनर ने डिफॉल्ट किया डेट देने में, डेट टाइम पर नहीं चुकाया, और पॉनी ने अपने पैसे निकलवाने के लिए जो गुड्स प्लेज था उसको बेच दिया, तो वैसे सिचुएशन में अगर गुड्स प्लेज्ड का अमाउंट जो लोन अमाउंट था उससे कम है, तो जो डिफरेंसेस बचेगा, जो अकाउंट बैलेंस बचेगा, वो कौन लौटाएगा? वो भी पॉनर की ड्यूटी है कि वो पॉनी को दे। जैसे 30,000 का लोन था और जो गोल्ड बैंगल गिरवी रखा गया था वो 20,000 का था या 25,000 का था, तो पॉनी ने जब गोल्ड बैंगल को सेल किया तो उसे 25,000 मिले, अभी भी 5,000 बचा हुआ है उसके लोन का, तो वो देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉनर की है। के ओनर नहीं है, क्या वो उस गुड्स को प्लेज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किन किन सेक्शंस में वो वैलिड है? तो बेलमेंट में भी हम ये जानते हैं कि बेलमेंट कौन करता है? जो गुड का ओनर। ठीक है, जनरल जो जनरल रूल है वो यही है कि प्लेज और बेलमेंट दोनों वैसे लोग ही कर सकते हैं जो गुड्स के ओनर हों, लेकिन यहाँ पर जब वो पर्सन नॉन ओनर है, ओनर नहीं है, तब वो किस कंडीशन में प्लेज कर सकता है? तो पहला तो मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट जो बिजनेस का एजेंट होता है अपने बॉस के लिए, मास्टर के लिए बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है, अगर उसके पास अथॉरिटी है अपने मास्टर के अथॉरिटी से वो गुड्स को प्लेज कर सकता है, मास्टर के गुड्स को मास्टर के अथॉरिटी से प्लेज कर सकता है। उसके बाद पर्सन इज पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। किसी को कोई सामान अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में मिला है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जहां पर वीकर पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है, जहां पर उस पर्सन का कंसेंट फ्री नहीं था या मिसरिप्रेजेंटेशन था, और भी जितनी चीजें हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसमें से अगर कोई भी एप्लीकेबल है और उसने कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रिसिंड नहीं किया है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? जो वीकर पार्टी है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है या फिर रिसिंड कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को अभी तक कैंसिल नहीं किया है और जिस पर्सन को वो गुड्स मिला है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसने उस गुड्स को कहीं ले जाकर प्लेज कर दिया, और पॉनी जिस पर्सन ने प्लेज को एक्सेप्ट किया है उसको पता नहीं था कि ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसे मिला है, तो वहां पर पॉनर का डिफेक्ट ऑफ टाइटल काम नहीं करेगा और इट विल बी अ गुड प्लेज। यहाँ पर लेट्स सी एन एग्जांपल। ए, बी और सी तीन पार्टीज इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ए, बी और सी। ए और बी के बीच में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बी को क्या मिला है? बी को एक यूनिक स्टैचू मिला है। ठीक है, मूर्ति, एक बहुत पुराने जमाने की बहुत यूनिक मूर्ति मिली है बी को, लेकिन ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बी ने जबरदस्ती ए से छीन कर इस मूर्ति को लिया था। अब बी क्या करता है? इसके पहले कि ए कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड करे, कैंसिल करे, बी क्या करता है? इस स्टैचू को सी के पास
प्लेज कर देता है, प्लेज करके 50,000 रुपीज ले लेता है, ठीक है। और सी को पता नहीं है कि ये स्टैचू बी को एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिला है, जहां पर अभी तक बी उसका फाइनल ओनर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो प्लेज है वो वैलिड प्लेज होगा। क्यों? क्योंकि जो सी है, जो पॉनी है, उसको पता नहीं है कि उसको जो गुड्स प्लेज किया जा रहा है वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आया है। ये सिचुएशन है सेक्शन 178A का। प्लेज वेयर पॉनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट। तो जहां पर पूरा का पूरा गुड्स का ओनरशिप पॉनर का नहीं है, जो पर्सन प्लेज कर रहा है उसका नहीं है, वहां पर जितना इंटरेस्ट है उसका गुड्स में, वहां तक प्लेज वैलिड होता है। सो लेट्स से यहाँ पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हटा देते हैं हम लोग। ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 50% ओनरशिप बी का इस स्टैचू में है, ठीक है। और ये नहीं बताते हुए सी से उसने 50,000 रुपीज लोन पे ले लिया है स्टैचू को गिरवी रख के, लेकिन वो सिर्फ 50% का ही मालिक है। तो यहाँ पर जो स्टैचू का जो भी वैल्यू होगा, उसको अगर सी बेचना चाहता है, तो बेचने के बाद लेट्स से स्टैचू का वैल्यू 1 लाख रुपीज है, या और भी कम रखते हैं, लेट्स से 60,000 रुपीज है, ठीक है। तो 60,000 में से बी कितने का ओनर होगा? सिर्फ 30,000 का ही होगा। तो सी इस लोन के टूवर्ड्स सिर्फ 30,000 उसको मिलेगा बाय सेलिंग दैट स्टैचू, ठीक है। और बाकी जो 20,000 है वो उसे फिर से बी को सू करके लेना पड़ेगा। तो ये है लिमिटेड इंटरेस्ट। जहां पर 2 लोग, 3 लोग या उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी एक गुड्स को ओन करते हैं, तो वहां पर क्या एक पर्सन विदाउट बाकी के कंसेंट के उसको प्लेज कर सकता है कि नहीं? तो वो कर सकता है, लेकिन बाकी लोगों से उसे कंसेंट लेना पड़ेगा। ओके, अगर नहीं कंसेंट लेता है तो क्या होगा? जो अभी हमने पिछला सिचुएशन देखा, जितना उसका अमाउंट है शेयर में, जितना परसेंटेज उसका शेयर है, उतने ही तक के लिए प्लेज जो है वो वैलिड होगा। Pledged by a seller or buyer in possession. A seller or buyer in possession without consent can pledge goods if the pawnee acts in good faith and is unaware of defect in title. कहीं पे भी पॉनर का जो पर्सन गुड्स को प्लेज कर रहा है, उसका टाइटल अगर वैलिड टाइटल नहीं है, ओनरशिप उसका परफेक्ट नहीं है, और उसने गुड्स को प्लेज कर दिया है, तो वहां पर कब वो प्लेज वैलिड होगा? जब प्लेज लेने वाले को, मतलब जो पर्सन पैसे उधार दे रहा है, उसको ये पता नहीं है कि जो पर्सन पैसे उधार लेने के लिए आया है, उसके पास गुड्स का वैलिड टाइटल या एब्सोल्यूट टाइटल नहीं है, वो कंप्लीट ओनर नहीं है। तभी इन सारे सिचुएशन में जो प्लेज है वो वैलिड होगा। अब ये सारी चीजें जैसे जैसे आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे, ये सब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जितना बायर सेलर वाला फीचर्स है, डिलीवरी का फीचर है, ये सब कुछ सेल ऑफ गुड्स के अंदर आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो एनी हाउ आई थिंक ये छोटे से एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और अगर क्लियर नहीं हो रही तो आप कमेंट में मुझे ऑब्वियसली कभी भी पूछ सकते हो, मैं आपको और एग्जाम्पल्स बता दूंगी। चैप्टर में जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस है। तो दोनों का फर्स्ट तो मीनिंग अलग अलग है। बेलमेंट में हर तरह के बेलमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन प्लेज एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेलमेंट है जहां पर पेमेंट के सिक्योरिटी के लिए या फिर किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करवाने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है। पार्टीज यहाँ पर बेलर बेली है, बेलर बेलमेंट में। प्लेज में हम उनको पॉनर पॉनी कहते हैं। पर्पस क्या है बेलमेंट का? जो भी हमने डिस्कस किया, कुछ भी हो सकता है, ग्रेटिट्यूअस, नॉन ग्रेटिट्यूअस, दोनों तरह के बेलमेंट होते हैं, लेकिन प्लेज में हमेशा पर्पस रिपेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस होता है। कंसिडरेशन बेलमेंट में विथ और विदाउट कंसिडरेशन बेलमेंट वैलिड है। नॉन ग्रेटिट्यूअस के केस में विथ कंसिडरेशन और ग्रेटिट्यूअस के केस में विदाउट कंसिडरेशन, दोनों सिचुएशन में बेलमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन प्लेज जो है उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है। अगर वहां पर वैलिड कंसिडरेशन नहीं है तो प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं हो सकता है। अब बेलमेंट में बेली के पास गुड्स को सेल करने का ऑप्शन नहीं होता, ये राइट्स नहीं है बेली के पास गुड्स को सेल करके अपने पैसे वापस लेने का। राइट टू लियन सिर्फ एक्सरसाइज किया जा सकता है बेलमेंट में, लेकिन प्लेज में राइट टू सेल द गुड्स है, ताकि जो पैसे हैं उसको, जो उधार दिया गया था, उसको वापस लिया जा सके। अब बेलमेंट के भी कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स को बेली किस लिए यूज किया कर सकता है? जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो, जिस पर्पस के लिए बेलमेंट किया गया है सिर्फ उसी पर्पस के लिए। और पॉनर के केस में, मतलब प्लेज के केस में, जो पॉनर पॉनी है, उस केस में पॉनी को जब सामान मिल गया एज अ प्लेज, तो वो उसको यूज नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ एज अ सिक्योरिटी रख सकता है, जैसे मैंने आपको काउ के केस में बताया।
कि उससे वो खेत में काम नहीं करवा सकता है। सिर्फ एज अ सिक्योरिटी है, उसको अपने पास रखना और उसकी देखभाल करना पौनी का ड्यूटी होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो ओवर। नाउ नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।